नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम 15वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है मिश्र अर्थतंत्र, उसके बारे में देखेंगे। हमने जो उत्पादन के साधनों के बंटवारे की जो पद्धतियाँ हैं उसमें बाजार पद्धति देखी, समाजवादी पद्धति देखी। अभी इस दोनों में जो कुछ कमियां थी, तो ये कारण दोनों पद्धतियों की कुछ अच्छी बातों, बाजार पद्धति में से और समाजवादी पद्धति में से कुछ अच्छी बातों का सुमेल साध कर उसको लिया गया और बीच का मध्यम मार्ग के रूप में एक नई पद्धति मिश्र अर्थतंत्र को अस्तित्व में आई। दोनों पद्धति को कमियों को दूर करके उनमें से जो अच्छी बातें ली गई और उसके कारण जो नई पद्धति जो है वो अस्तित्व में आई, वो है मिश्र अर्थतंत्र। मिश्र अर्थतंत्र अर्थात ऐसी आर्थिक पद्धति जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। हमने देखा था बाजार पद्धति में निजी क्षेत्र का अस्तित्व होता था और समाजवादी पद्धति में सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। लेकिन मिश्र अर्थतंत्र में ये दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र भी, और ये दोनों एक दूसरे के स्पर्धी नहीं परंतु पूरक बनकर काम करते हैं। एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं बनते, लेकिन एक दूसरों को मदद करके निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र यानी बाजारवादी पद्धति का जो कोई पेढ़ी उद्योग कारखाने का मालिक कोई व्यक्तिगत हो या एक कोई समूह हो तो वो निजी है, और दूसरा सार्वजनिक यानी जिसका मालिक सरकार होती है तो वो है सार्वजनिक। ये दोनों मिलकर एक दूसरे के स्पर्धक नहीं बनते और एक दूसरों को मदद करके मिश्र अर्थतंत्र में काम करते। अभी हमारे देश में भी मिश्र अर्थतंत्र है। भारत ने मिश्र अर्थतंत्र को अपनाया है। तो आप देखो हमारे में निजी तंत्र भी है कि बहुत सारे के खुद के धंधा व्यवसाय उद्योग है, और दूसरी तरफ कई उद्योग ऐसे कि जो सरकार हस्तक है, तो दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। इस पद्धति में निजी क्षेत्र में, अभी निजी क्षेत्र में क्या है कि किसकी मालिकी व्यक्ति की है या दो चार लोगों के समूह की है, तो कृषि खेती देखो कि खेत के मालिक व्यक्ति खुद ही होता है। व्यापार दुकान धंधा व्यवसाय व्यापार करता है तो उसका मालिक भी व्यक्ति या दो तीन पार्टनर मिलके वो खुद होते हैं। विभिन्न उपयोगी माल के उद्योग, हम गृह उपयोग में आने वाली जो चीज़ वस्तु है तो उसका जो उद्योग कारखाने उसका मालिक भी कोई एक व्यक्ति हो सकता है, तो वो भी निजी मालिकी के गए। तो आदि की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है, कोई एक व्यक्ति होता है या दो तीन पार्टनर होते हैं। जबकि जो सार्वजनिक उद्योग है तो भारी उद्योग में हम लेंगे लोहा पोलाद उद्योग है, रासायनिक खाद का उद्योग है, रसायन उद्योग है, ये बड़े बड़े उद्योग है। तो वो कोई एक व्यक्ति की मालिकी के नहीं होते, वो सरकार की मालिकी के होते। बाद में संरक्षण सामग्री, अभी देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षा। तो जो हमारी सुरक्षा करती है देश की आर्मी में हम देखेंगे तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और हवाई सेना है जो, तो उसमें उपयोग होने वाले शस्त्र, तो वो शस्त्र सामग्री उत्पन्न करने का काम भी सरकार ही करती है। बाद में रेलवे, आप देखो रेलवे भी सरकार की मालिक का, लेकिन अभी वो प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है। रेलवे का भी निजीकरण हो गया है। बिजली भी पहले सरकार के हस्तक थी, बिजली का भी अभी निजीकरण हो गया है। आपने सुना होगा टोरेंटो, तो वो भी क्या है प्राइवेट हाथों में दिया गया है, निजी व्यक्ति को दिया गया है। बाद में मार्ग, जो सड़क बनाता है काम वो भी सरकार करती है। सिंचाई की, नदियों पर बड़े बड़े बांधकर सिंचाई द्वारा जो जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पानी पहुँचाना, वो काम भी सरकार ही करती है। तो ऐसे आधारभूत चाबी रूप जो क्षेत्र है कि जिसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं और लोगों के लिए ये ज़रूरी सेवाएं, तो ऐसे काम तो सरकार करती है, ऐसे की मालिकी राज्य की होती है। अभी इस पद्धति में बाजार संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता। मिश्र अर्थतंत्र में हमने बाजारवादी पद्धति में देखा था कि बाजार संपूर्णपणे मुक्त स्वतंत्र होता है, कि कोई भी व्यक्ति जो भी चीज़ चाहे वो बाजार में रख सकता है, जो चाहे वो भाव रख सकता है। लेकिन मिश्र अर्थतंत्र में बाजार संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता, सरकार का हस्तक्षेप
सरकार द्वारा भिन्न भिन्न तरह से नियंत्रण रखे जाते हैं। आप देखते कि आजकल जीएसटी आ गया, दुकानदार भी बोलते कि जीएसटी के कारण भाव बढ़ गए, तो वो क्या है, सरकार का नियंत्रण। और वो नियंत्रण किस में देखने को मिलता है, मिश्र अर्थतंत्र में, कि व्यक्ति पेटी का मालिक स्वतंत्र नहीं है, उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण है, वो कर द्वारा नियंत्रण रखते हैं। जैसे कि समाज में अनिच्छीय वस्तुओं का उत्पादन रोकने के लिए राज्य द्वारा ऊंचा कर लादा जाता है। आपने जीएसटी लगा तो ये भी सुना होगा कि जो महंगी चीज़ें हैं, जैसे कि फ्रिज है, एसी है, टीवी है, बाद में कॉस्मेटिक वस्तुएं हैं, कि जिसके बिना व्यक्ति को चल सकता है, तो ऐसी चीज़ वस्तुओं पर सरकार ने ज़्यादा जीएसटी डाला है, क्योंकि उसका उत्पादन रोकने के लिए ऊंचा कर लादा है। तो उसी तरह पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा सब्सिडी, उसका एक एग्जाम्पल हम ले कि गुजरात में ही कच्छ ऐसा प्रदेश है कि गुजरात का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या वहाँ है। इसीलिए उस पिछड़े क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार ने 2001 के भूकंप के बाद वो एरिया को कर मुक्त जाहिर किया। तो आज वहाँ बहुत सारी कंपनियों ने अपने उद्योग डाले, तो वहाँ का एरिया का प्रोग्रेस हुआ है, क्योंकि वहाँ कर नाबूद किया और ऊपर से उन लोगों को सब्सिडी दी है। तो इस तरह पिछड़े क्षेत्र का भी विकास करती है। कर में राहत, कई बार सरकार चाहे तो कई टैक्स कम करती है, कई बढ़ाती है, वो हमने देखा है, आपने भी सुना होगा। तो आदि तरह सरकार प्रोत्साहन भी देती है। तो इस प्रकार मिश्र तंत्र एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में आर्थिक आयोजन को मुख्य साधन दिया जाता है। कि आर्थिक निर्णय कौन सा उद्योग स्थापित करना है, किसे कितने पैसे इन्वेस्ट करने, किस प्रकार की चीज़ वस्तुओं का उत्पादन करना है, बाजार में कितनी रखनी है, कितने भाव रखने हैं, वो आर्थिक निर्णय है। तो ये निर्णय लेने के लिए मिश्र अर्थतंत्र में क्या रखा जाता है, आर्थिक आयोजन। कि आर्थिक आयोजन बनाया जाता है, उसको स्थान दिया जाता है। कि कोई भी सरकार आती है तो 5 साल उनको शासन करना है, तो 5 साल के लिए आयोजन बनाती है कि वो कौन कौन सी नीतियाँ अपनाएगी, कौन कौन से कर डालेगी, वो ही है आर्थिक आयोजन, जिसके लिए सार्वजनिक और निजी साहस का सह अस्तित्व स्वीकार किया जाए। तो आर्थिक आयोजन में निजी क्षेत्र को भी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के अस्तित्व को स्वीकार किया, यानी दोनों को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इस पद्धति में अंकुश या नियंत्रण होने से नियंत्रित आर्थिक, ये भी आईएमपी है, आपको एमसीक्यूज खाली जगह में आ सकता है या अंडरलाइन करना है कि मिश्र पद्धति को दूसरा नाम क्यों, क्योंकि उस पर अंकुश भी और नियंत्रण भी है, इसीलिए नियंत्रित आर्थिक पद्धति के रूप में भी उसको पहचाना जाता है। और मिश्र अर्थतंत्र का स्वीकार, मिश्र पद्धति का स्वीकार भारत और फ्रांस जैसे देशों ने भी किया है। अभी जो हम आर्थिक निर्णय, आपको प्रश्न पहले भी बताए, आपको इस तरह भी प्रश्न है कि नियंत्रित आर्थिक पद्धति के लक्षण और लाभ बताइए, तो आपको उसमें मिश्र अर्थतंत्र के बारे में ही लिखना होगा। आर्थिक निर्णय और उत्पादन के साधनों के बंटवारे के लिए हमने कोई आर्थिक निर्णय लेना है, उत्पादन के साधन मूड़ी, जमीन, श्रम और नियोजक, उसका बंटवारा करने के लिए हमने जो पद्धतियाँ देखी, बाजार पद्धति, समाजवादी पद्धति और मिश्र अर्थतंत्र, उसका हमने अध्ययन किया। लेकिन आज पूरा विश्व, कोई भी देश संपूर्ण न बाजार पद्धति या न 100% समाजवादी पद्धति अमल में, न पूरी बाजार पद्धति अमल में, न पूरी समाजवादी पद्धति अमल में, दोनों पद्धतियों अपना विशिष्ट स्वरूप खोकर, जो उसका हमने लक्षण जो देखे वो खोकर मिश्र अर्थतंत्र में मिल गई है। कि बाजार पद्धति और ये समाजवादी पद्धति हमने देखी, उसके लक्षण देखे, आज विश्व के कोई भी देश में वो वैसी की वैसी देखने को नहीं मिलती है, जैसे अभी उसका नया स्वरूप मिश्र अर्थतंत्र ही पाया जाता है। बाजार पद्धति में आज आयोजन और राज्य का नियंत्रण देखा जाता है। तो बाजार पद्धति में हमने पहला देखा था कि व्यक्ति पूरा स्वतंत्र होता है, फिर भी आज वहाँ पर भी आयोजन किया जाता है और राज्य का नियंत्रण भी होता है। जबकि समाजवादी पद्धति में आर्थिक छूटछाट और आर्थिक उदारता के प्रभाव देखने को मिलते हैं। हमने समाजवादी पद्धति में देखा था कि पूरा नियंत्रण अंकुश सरकार का होता है, लेकिन वैसा नहीं है। आज समय के हिसाब से वो लोगों ने भी सुधार किए, तो थोड़ी लोगों को आर्थिक छूटछाट भी देती है कि लोग अपने निर्णय खुद ले सके, और आर्थिक उदारता यानी टैक्स वगैरह में उदारता भी सरकार देती है। परंतु मिश्र अर्थतंत्र में कई कमियां भी पाई जाती है। वो
कमियां में आर्थिक अस्थिरता। तो आर्थिक अस्थिरता मीन्स धंधा व्यवसाय में तेजी मंदी आना। आप देखना कि आपके पापा जो भी काम करते तो कई बार बोलते कि धंधे में तेजी है तो पेमेंट अच्छी आएगी, या खुद का धंधा है तो भी मुनाफा ज़्यादा रहेगा, और मंदी है तो पेमेंट कम हो जाएगी, छुट्टियाँ ज़्यादा गिरेगी, और अगर खुद का धंधा है तो मुनाफा कम हो जाएगा। तो वो आर्थिक अस्थिरता है। मिश्र तंत्र में आर्थिक अस्थिरता हम भी आए दिन यहाँ सूरत में भी देखते। बाद में संकलन का अभाव, कि सरकार से लेकर जो व्यक्ति पेढ़ी का जो निजी मालिक है, इन सभी के बीच संकलन नहीं है, सुमेल नहीं है, तो वो अभाव रहता है। बाद में आर्थिक नीतियों में असातत्य। सरकार भी आर्थिक नीतियाँ बनाती है, जैसे कि उदारवादी है, वैश्वीकरण, वैसी सारी नीतियाँ बनाती है, तो वो भी उसका जो सातत्य है वो भी नहीं मेल खाता है। आर्थिक विकास का नीची दर, जो देश जो आर्थिक विकास करता है उसका दर है वो भी कम रहता है। तो आदि मर्यादाओं मिश्र अर्थतंत्र में पाई जाती है। तो हमने यहाँ आज 15वां लेसन हमारा पूरा होता है। आपको मैंने जो लास्ट वीडियो में कई प्रश्न भी भेजे थे उसके आंसर न मुझे एक भी स्टूडेंट ने बताया है, तो वो भी आपको लिखकर बताने, और नए प्रश्न भी मैं कल आपको दूंगी। आज इतना समझो और उनमें से जितने एमसीक्यू निकले बनाओ, और उसका स्वाध्याय भी लिखकर मुझे दिखाना है। अब ये चीज़ मुझे बार बार आपको बोलनी नहीं पड़े और समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो।